जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ खास करने वाले हैं, जो हम लोग बजट करने वाले हैं। तो इस बार का बजट क्या रहा, कैसा रहा, क्या इसमें स्पेशलिटीज़ थी, क्या क्या किसे मिला, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। बस शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 बीपीएससी एग्जाम देने वाले या कोई भी एग्जाम देने वाले, उन तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे या फिर यह जनरल भी काम आएगा कि आपको बजट की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके देखते हैं कि इस साल के बजट में क्या आया। तो पहला है रोड मैप फॉर आवर परस्यूट ऑफ विकसित भारत। मतलब विकसित भारत के लिए रोड मैप क्या है, तो फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट पे किया गया है। पहला है गरीब यानी पुअर के लिए, फिर महिलाएं वुमेन के लिए, युवा यूथ के लिए और अन्नदाता यानी फार्मर के लिए। तो ये 4 के लिए 4 मेजर कास्ट में ये बजट डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग इस चारों नाम को ध्यान दिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। बजट का थीम क्या है, तो 4 मेन थीम पे है। पहला एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, दूसरा स्किलिंग मतलब कुशलता बनाना, तीसरा एमएसएमईज मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, और तीसरा चौथा है मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। तो आइए अब देखते हैं क्या करके प्रायोरिटीज़ फॉर विकसित भारत क्या क्या प्रायोरिटी है। पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया है। इसमें पहला नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमेटिक ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर के ओवरऑल विकास के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया। फिर अगला ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप टू ब्रिंग फोकस ऑन राइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़, मतलब रिसर्च पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि और नए अच्छे अच्छे पैदावार किस्म के बीज हों और जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो और उनसे अच्छी पैदावार हो। तीसरा है आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, मतलब आत्मनिर्भरता हो किसमें, तो ऑयल सीड्स मतलब तेल वाले बीजों में, जैसे कि सरसों हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, ऐसे। फिर अगला है रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़, 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़ ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप विल बी रिलीज फॉर कल्टिवेशन बाय फार्मर। तो यानी कि 109 हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट है, उन्हें 32 फील्डों में, मतलब 32 तरह के फील्ड में रिलीज़ किया गया ताकि और पैदावार बढ़िया हो। अगला वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, प्रमोशन ऑफ एपीओज कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, मतलब वेजिटेबल्स या फिर अदर जो भी खराब होने वाली चीज़ है उसके लिए सप्लाई चेन बनाना, फिर स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को बेहतर करना ताकि फार्मर्स को और फ़ायदा मिले। अगला है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है, तो 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग, मतलब 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग में इनिशिएट किया जाएगा। सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनके प्रोडक्शन को ब्रांड वैल्यू दिया जाएगा ताकि वो बाज़ार में आसानी से बिक सके। 1000 नीड बेस्ड ऑयल बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड, मतलब 10,000 नए रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। फिर अगला है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा श्रिम्प का जो प्रोडक्शन है उसको मजबूत करना और फिर उसके एक्सपोर्ट पे ध्यान देना, यह इसका प्रायोरिटी। फिर अगला डिजिटल पब्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई फॉर कवरेज ऑफ फार्मर एंड देयर लैंड इन 3 ईयर्स, मतलब डीपीआई में 3 साल के अंदर सारे फार्मर को कवर किया जाना। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। और इंश्योरेंस ऑफ जन समर्थन बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जन समर्थन बेस्ड। अगला है प्रायोरिटी फॉर विकसित भारत, अगला प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो इसके लिए क्या है, तो पीएम्स पैकेज 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, 3 स्कीम है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव किया जाएगा। तो पहला है, आइए देखते हैं, स्कीम ए फर्स्ट टाइमर, मतलब जो पहली बार के लिए किसी काम को ज्वाइन करते हैं उनके लिए क्या है, तो 1 मंथ वेज टू न्यू इंट्रेंट इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000, मतलब कि जो भी न्यू कमर होगा, मतलब जो नया नया ज्वाइन करेगा उसे 1 महीने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपया तक का दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ, मतलब 210 लाख यूथ को यह बेनिफिट करेगा, मतलब 2 करोड़ 10 लाख। फिर अगला है स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए क्या है, तो लिंक्ड टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स, मतलब फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रहेगा जो होने वाला है उसके लिए होगा। फिर इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड स्केल फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, मतलब ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन रहेगा जो जिसे हायर किया जाएगा और जो हायर करेगा उसके द्वारा 4 साल के लिए।
अगला एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ, मतलब 30 लाख लोगों को यह बेनिफिट करने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। अगला है स्कीम सी, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स को क्या सपोर्ट मिलेगा, तो गवर्नमेंट विल reimburse EPFO contribution of employees up to 3,000 per month for 2 years for all new hires, मतलब जो भी न्यू हायर करेंगे उनके लिए EPFO में सरकार जो है 3,000 रुपये पर महीना 2 साल तक डालती जाएगी उनके लिए। अगला एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स, मतलब 50 लाख और जॉब की यह उम्मीद करते हैं जो कि जनरेट होगा। फिर नेक्स्ट है फेलिसिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू setting up of working women hostel in collaboration with industry and establishing crèches, मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए हॉस्टल कोलैबोरेशन किया जाएगा। वुमेन हॉस्टल कोलैबोरेशन के लिए बात की गई है। अगला है लोन अप टू 7.5 लाख विद ए गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड, लोन दिया जाएगा 7.5 लाख तक का, वो भी गवर्नमेंट के गारंटी पे। एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट एवरी ईयर, मतलब हर साल 25,000 बच्चों को यह हेल्प करेगी। फिनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब घरेलू इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी इंडिया में रहकर पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्हें 10 लाख तक का एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। डायरेक्ट ई वाउचर टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर, हर साल 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर्स दिया जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट सबवर्सन ऑफ 3%, मतलब हर साल 3% रेट के ब्याज दर पर। अगला है पीएम्स पैकेज फोर्थ स्कीम, चौथा स्कीम क्या है, तो स्किल प्रोग्रामिंग, उसके अंदर क्या है, तो 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड, मतलब 5 साल के पीरियड में 20 लाख यूथ को स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्कोप अरेंजमेंट विद आउटकम ओरिएंटेशन, मतलब 1,000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा ताकि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम उसमें किया जा सके। कोर्स कंटेंट एंड डिज़ाइन अलाइंड एज पर स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब स्किल में इंडस्ट्री में जिस तरह के स्किल की नीड होगी उसी तरह का यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा और इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। अगला प्रायोरिटी है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, उसमें पहला है पूर्वोदय, विकसित भी और विकास भी और विरासत भी। इसमें क्या है प्लान, तो प्लान फॉर इंडोर्समेंट रिच स्टेट इन द ईस्टर्न पार्ट कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू अटेंड विकसित भारत, मतलब ईस्टर्न पार्ट को डेवलप किया जाएगा जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विल बी डेवलप्ड कॉरिडोर विद डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोडल एट गया, मतलब गया में एक इंडस्ट्रियल नोडल बनाया जाएगा, किसके लिए, तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए गया में एक नोडल बनाया जाएगा। एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल, वुमेन और गर्ल को बेनिफिट करने के लिए 3 लाख करोड़ का एक स्कीम एलोकेशन किया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंदर है इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपुल, मतलब प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंदर 63,000 गांव ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा और उससे 5 करोड़ ट्राइबल पीपुल को बेनिफिट मिलेगा। अगला है मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक विल बी सेट अप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का 100 से ज़्यादा ब्रांच खोले जाएंगे ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन उधर और अच्छे से हो सके। अगला है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके अंदर क्या क्या, तो फिनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी अरेंज्ड इन फिनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब 2024-25 के लिए 15,000 करोड़ का फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर कंप्लीशन ऑफ पोलावरन इरिगेशन प्रोजेक्ट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, पोलावरन इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा ताकि फूड सिक्योरिटी बना रहे। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवे, रोड इन कोपरथरी नोड ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओरवाकलर नोडल ऑन हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये सब कॉरिडोर बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगला प्रायोरिटी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, तो इससे जुड़े देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्रेडिट गारंटी होगा। फिर दूसरा न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट, तीसरा है इन्हांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग इन TRE एंड DS। फिर अगला मुद्रा लोन, द लिमिट इन्हांस टू 20 लाख फ्रॉम द करेंट 10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी, मतलब तरुण कैटेगरी के अंदर जो भी 10 लाख तक था उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है मुद्रा लोन के अंदर।
फिर MSME यूनिट फॉर फूड इरेडिकेशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। अगला है क्रेडिट सपोर्ट टू MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, मतलब स्ट्रेस पीरियड में MSME को क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए बात की गई है। अगला 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 12 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की बात की गई है। अगला रेंटल हाउसिंग एंड डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन PPP मोड विथ VGF सपोर्ट, मतलब रेंटल हाउस और डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन हो जाएगा जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं वो PPP मॉडल में और VGF सपोर्ट से द्वारा। अगला क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन, मतलब क्रिटिकल मिनरल मिशन होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिसाइकलिंग और ओवरसीज एक्विजिशन के लिए। अगला स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड अप्लिएंट ट्रिब्यूनल टू स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्रिब्यूनल टू बी इस्टेब्लिश्ड, मतलब जो भी इंसॉल्वेंसी है या बैंकरप्सी है उसे जल्दी जल्दी मतलब सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। अगला है PM's पैकेज 5th स्कीम, तो 5वां स्कीम में क्या है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन 500 टॉप कंपनीज़ टू 1 करोड़ यूथ इन 5 साल, मतलब 5 साल के अंदर 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ along with वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 थ्रू CSR फंड, मतलब हर महीने 5,000 दिया जाएगा और वन टाइम असिस्टेंस में 6,000 दिया जाएगा CSR फंड के द्वारा। अगला प्रायोरिटी है अर्बन डेवलपमेंट, तो उसमें पहला है स्टैम्प ड्यूटी इंश्योरिंग स्टेट्स टू लो स्टैम्प ड्यूटीज़ फॉर प्रॉपर्टीज़ परचेज्ड बाय वुमेन, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ वुमेन द्वारा परचेज की जाएगी उसमें स्टैम्प ड्यूटी कम करने की बात कही गई है। फिर अगला स्ट्रीट मार्केट इन्विजनिंग ए स्कीम टू डेवलप 100 वीकली हाट और स्ट्रीट फूड हब इन सेलेक्ट सिटीज़, मतलब 100 वीकली हाट मतलब इस्टेब्लिश करने की बात की गई है कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में। अगला है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन अबव 30 लाख, मतलब जिसका पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है वहाँ ट्रांजिट डेवलपमेंट प्लान्स बनाया गया है और यह ऐसे 14 लार्ज सिटीज़ में बनाया जा रहा है। अगला वाटर मैनेजमेंट प्रमोट वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटीज़ थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, मतलब 100 लार्ज सिटीज़ में वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात की गई है। अगला है हाउसिंग नीड्स में क्या है, तो PM आवास योजना अर्बन 2.0 नीड ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़, मतलब 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ नए घर बनाने की बात की गई है 1 करोड़ फैमिलीज़ के लिए। अगला है इनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रिलियंट हाउसिंग मार्केट विद इनहेंस एबिलिटी विल ऑल्सो बी पुट इन प्लेस, मतलब ट्रांसपेरेंट रेंटल एंड हाउसिंग मार्केटिंग बनाने की बात की गई है। अगला प्रायोरिटीज़ फॉर विकसित भारत है क्या है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, उसके अंदर पहला है इनिशिएटिव विथ प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी में इनिशिएटिव करने की बात की गई प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर के मतलब सेटअप करने की बात की गई है। R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, R&D की बात की गई है भारत स्मॉल मॉड्यूल में के लिए। फिर अगला पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने की बात की गई है। अगला है एनर्जी ऑडिट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो भी छोटे या माइक्रो स्मॉल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्लियर एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए फिनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स, नेक्स्ट फेज एक्सपैंड टू 100 क्लस्टर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया जाएगा 60 क्लस्टर्स में और अगले मतलब आगे इसे 100 क्लस्टर्स तक बढ़ाया जाएगा। अगला AUSC थर्मल पावर प्लांट ए जॉइंट वेंचर बिटवीन NTPC एंड भेल विल सेट अप अ फुल स्केल 800 मेगावाट कॉमर्शियल प्लांट, मतलब भेल और NTPC द्वारा 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, सेटअप करने की। अगला PM घर मुफ्त बिजली योजना, तो PM घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, तो इसके अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, मतलब 300 यूनिट तक हर महीने।
1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार। मतलब अब तक 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 14 लाख एप्लीकेशन मिल चुके हैं। अगला प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोविज़न ऑफ 11,11,111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ 3.4% ऑफ GDP। मतलब टोटल 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोविज़न किया हुआ है, जो कि GDP का 3.4% है। 1.5 लाख करोड़ टू अ स्टेट एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन। मतलब स्टेट को लोन फ्री, मतलब फ्री लोन दिया जा रहा है, फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 1.5 लाख करोड़, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और सपोर्ट कर सकें। फेज़ 4 ऑफ PMGSY विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए 25,000 रूरल हैबिटेशन को PM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज शुरू किया जा रहा है। अगला इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट, उसके लिए क्या है? तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट विथ इस्टेब्लिश्ड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग एंड न्यू स्कीम। मतलब कोची मेची और अदर इंटर स्टेट लिंकिंग किया जाएगा 11,500 करोड़, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। असिस्टेंस फॉर फूड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट इन असम, सिक्किम एंड उत्तराखंड। मतलब असम, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए फ्लड मैनेजमेंट असिस्टेंस दिया जा रहा है। फिर असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश और में रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए असिस्टेंस दिया जा रहा है। अगला प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पहला है टूरिज़्म। डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। तो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर दोनों ही बिहार में हैं और दोनों ही गया में है। उसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया जा रहा है। फिर अगला है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर विल बी अंडरटेकन विथ विच होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो रांची का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है, विथ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदूज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। द डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एज अ टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इज ग्लोरियस स्टेटस। मतलब नालंदा को टूरिस्ट हब बनाया जा रहा है और नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया था कुछ समय पहले, तो वो भी यहाँ पे बात की गई उसका। असिस्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिजाज सेस्निक ब्यूटी, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप एंड प्रिस्टीन बीचेस मेकिंग इट एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। मतलब उड़ीसा को भी एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, उसके बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे टेम्पल्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, क्राफ्टमैनशिप हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेचुरल लैंडस्केप हो गया और फिर बीचेस हो गए। अगला है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसमें क्या हो रहा है तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड फोटोग्राफ्स डेवलपमेंट। मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च किया जा रहा है रिसर्च के लिए, फोटोग्राफ एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कॉमर्शियल स्केल विथ ए फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़। मतलब 1 लाख करोड़ का फाइनेंसिंग पूल दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च और इनोवेशन के लिए। अगला स्पेस इकोनॉमी, ए वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1,000 करोड़ विल बी सेटअप। मतलब स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ का फंड सेटअप किया जा रहा है। अगला हमारा प्रायोरिटी है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो उसके लिए क्या, रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस, क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है देख लेते हैं। तो पहला, लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया विल बी डिजिटलाइज्ड विद GIS मैपिंग। मतलब GIS मैपिंग से रूरल और अर्बन एरिया का लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगला है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ भू आधार फॉर ऑल लैंड। मतलब हर ज़मीन के लिए भू आधार जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, ऐसा सेटअप किया जा रहा है। अगला डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रियल मैप बनाया जाएगा, उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अगला है सर्वे ऑफ मैप सब डिवीज़न एज पर करंट ऑनरशिप। मतलब करंट ऑनरशिप के हिसाब से सर्वे किया जाएगा। फिर अगला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री का इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर अगला लिंकेज एट द फार्मर रजिस्ट्रीज में इसे लिंक किया जाएगा। टैक्सीनोमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, इनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन से।
फिर अगला है FDI एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट FDIs एंड प्रोमोट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग इंडियन रुपी एज अ करेंसी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। मतलब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में इंडियन रुपी एज ए करेंसी यूज़ करने का प्रमोशन किया जा रहा है। अगला है NPS वात्सल्य, ए प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर्स। मतलब पेरेंट्स और गार्जियन से माइनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए NPS वात्सल्य की योजना शुरू की जा रही है। अगला है इम्प्रूवमेंट ऑन डाटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स। डाटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट के लिए डाटा स्टैटिस्टिक्स किया जा रहा है। अगला है न्यू पेंशन स्कीम NPS, ए सोल्यूशन दैट एड्रेस द रेलेवेंट इशूज, प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन फिजिकल प्रूडेंस विल बी फाउंड। न्यू पेंशन स्कीम बनाया जा रहा है ताकि जो भी इश्यूज़ है उसको देखा जाए, प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन फिजिकल प्रूडेंस विल बी फाउंड। अगला रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ग्राफ में इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। फिर अगला इंडिया ग्रू एट 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2.4। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया 8.2 से ग्रो कर रहा था। अगला एक्सपेंसरी PMI इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में देखिए दोनों ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। अगला डिक्लाइन इन ग्रॉस NPA एंड SCB, मतलब NPA और SCB जो है वो डिक्लाइन कर रहा है धीरे धीरे। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो धीरे धीरे घट रहा है और यह बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी चीज़ है। अगला डिक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट एज % ऑफ GDP, जो कि अब 5.6% हो गया है, पहले 9.2% था 2021 में, और जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगला है टाइमिंग इन्फ्लेशन भी घटते जा रहा है धीरे धीरे, जो पिछले साल 2.7% था, इस साल 5.4% है। अगला टैक्स प्रोपोर्शनल सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स। तो सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स में क्या हो जाएगा, तो पहला है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर अगला सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज़ एंड TDS, फिर अगला डिलीगेशन एंड अपील, अगला है डीपनिंग द टैक्स बेस, सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम्स ड्यूटी प्रपोजल। क्या क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द रेट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ ट्रेड, रिमूवल ऑफ ड्यूटी, इन्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स, चेंज इन कस्टम ड्यूटी और उसका बेनिफिट्स क्या क्या एक एक करके देख लेते हैं। तो फुल्ली एग्जाम्ड 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़, मतलब कस्टम ड्यूटीज से 3 और कैंसर की दवा को फुल एग्जाम्ड, मतलब पूरी तरह से हटा दिया, छूट मिल गया है, अब उस पर कोई तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए हो जाएगा अफोर्डेबल मेडिसिन, जो कि अच्छी चीज़ है। अगला है रिड्यूस BCD to 15% ऑन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCBA एंड चार्जर। तो मोबाइल इंडस्ट्री में बुश मिलेगा क्योंकि अब इस पर BCD जो है 15% तक घटा दिया गया है, तो अब चीज़ें सस्ती होने की उम्मीद है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ऐसे चीज़। अगला है रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लेटिनम टू 6.4%, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, मतलब कि सोना पर और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा के 6% कर दिया है और प्लेटिनम में 6.4% कर गया है, इसे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा। अगला रिड्यूस BCD ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड टू 5%, इसे इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस इन मैराइन एक्सपोर्ट होगा, मतलब श्रिम्प पे और फिश पे BCD घटा दिया है तो कंपटीशन बढ़ेगा मैराइन एक्सपोर्ट में। अगला एग्जाम्ड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल एंड पैनल, इससे हो जाएगा सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब कि सोलर सेल बनाने में और पैनल बनाने में जो भी सामान की यूज़ होता था उस पर कैपिटल गुड पे एग्जाम्ड कर दिया गया है टैक्स। अगला फुल्ली एग्जाम्ड कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब 25 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है, तो उससे हो जाएगा बूस्ट टू स्ट्रैटेजिक सेक्टर। अगला डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन। तो इससे क्या क्या हो जाएगा, तो कंप्लायंस बर्डन घटेगा, प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, और स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन, इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को। तो इसमें क्या क्या हुआ, पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन, उसमें पहला है शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फिनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट, मतलब शॉर्ट टर्म गेन में जो होगा फिनेंशियल एसेट उसमें 20% टैक्स रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन ऑन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट ए टैक्स रेट ऑफ 12.5%, मतलब लॉन्ग टर्म गेन में जो होगा उसमें 12.5% लगेगा। फिर इंक्रीज इन
लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 1.25 लाख पर ईयर, मतलब 1.25 लाख रुपये हर साल टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगा जो भी कैपिटल गेन रहेंगे उस पर। अगला है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, एबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर, मतलब एंजल टैक्स जो लगता था वो अब हट गया है, अब हर क्लास के टैक्स के लिए। सिंपलर टैक्स रेजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, टैक्स रेजिम सिंपल हो गया है जो डोमेस्टिक क्रूज थे तो उनके लिए। अगला है प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज सेलिंग रोड डायमंड्स। अगला कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%, तो जो भी कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं फॉरेन कंपनी में उसे 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। अगला है सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रेजिम, टैक्स रेजिम क्या है तो सेविंग अप टू 17,500 रुपया, तो क्या है 0 से 3 लाख रुपए जो भी कमाते हैं पर ईयर उनके लिए कोई टैक्स नहीं, नील है। फिर 3 से 7 लाख पे 5%, फिर 7 से 10 लाख पे 10%, फिर 10 से 12 लाख पे 15%, फिर 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ऊपर वाले के लिए 30% टैक्स स्लैब है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड इंक्रीज फ्रॉम 50,000 से 75,000, मतलब जो भी सैलरीड एम्प्लॉयड है जो कि मतलब पहले 50,000 थे उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में टैक्स का। अगला डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर इंक्रीज फ्रॉम 15,000 से 25,000, तो जो भी पेंशन मतलब जिनके फैमिली में आता था उन्हें 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया गया एग्जाम्पशन के लिए। अगला है रूपी कम्स फ्रॉम, मतलब कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो अगर 1 रुपया कहीं से आ रहा है तो उसमें 27% उसका है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, मतलब कहीं से उधार लेना या कहीं से पैसा लाना। 9% आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट से, मतलब जो गैर टैक्स प्राप्ति है उससे 9% आता है। 1% आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से, फिर 4% आता है कस्टम ड्यूटी से, 17% आता है कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर 18% आता है जीएसटी एंड अदर टैक्स से, 5% आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और 19% आता है इनकम टैक्स से। फिर रुपी जाता कहाँ कहाँ, मतलब 1 रुपया अगर कहीं खर्च हो रहा है तो कितना कितना शेयर कहाँ खर्च होता है, तो 19% होता है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, 16% होता है सेंटर सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडरी, 6% जाता है सब्सिडी पे, 8% जाता है डिफेंस पे, 21% जाता है स्टेट शेयर ऑन टैक्स एंड ड्यूटीज़, 9% जाता है फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र के लिए, 8% जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए और 9% जाता है अदर एक्सपेंडिचर और 4% जाता है पेंशन पे। अगला एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स, तो किस किस सेक्टर में कितना कितना खर्च किया जा रहा है वह देखना है यहाँ पे। करोड़ में यहाँ पे सबका नंबर सबसे ज़्यादा है डिफेंस पे 4,54,777 करोड़ रुपए। फिर है रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए। फिर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए तो यह है 1,51,851 करोड़ रुपए। फिर है होम अफेयर्स तो उसमें जा रहा है 1,50,983 करोड़ रुपए। एजुकेशन पे जा रहा है 1,25,638 करोड़ रुपए। IT एंड टेलीकॉम सेक्टर पे जा रहा है 1,16,342 करोड़ रुपए। वहीं हेल्थ पे जा रहा है 89,287 करोड़ रुपए। एनर्जी पे जा रहा है 68,769 करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर पे जा रहा है 56,501 करोड़ रुपए और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे जा रहा है 47,559 करोड़ रुपए। एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम मतलब कौन कौन से मेजर स्कीम्स में क्या क्या एलोकेशन किया गया है, तो मनरेगा में पहले किया गया था 60,000 करोड़, इस बार किया गया है 86,000 करोड़ रुपए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले किया गया था 840 करोड़ रुपए, इस बार किया गया 1,200 करोड़ रुपए का। न्यूक्लियर पावर पे पिछले साल किया गया था 442 करोड़ रुपए, इस बार किया गया 2,228 करोड़ रुपए। वहीं PLI एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे पिछले साल किया गया था 12,200 करोड़, वहीं इस बार किया गया है 2,143 करोड़ रुपए। डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल किया गया था 3,000 करोड़ रुपए, इस साल किया गया 6,903 करोड़ रुपए। वहीं सोलर पावर ग्रिड के लिए पिछले साल किया गया था 4,970 करोड़ रुपए और इस साल किया गया 10,000 करोड़ रुपए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG में पिछले साल किया गया था 180 करोड़ रुपए मात्र और इस बार किया गया है 1,500 करोड़ रुपए। लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम पिछले साल किया गया था 1,300 करोड़ और इस साल किया गया 3,849 करोड़ रुपए।
रिसिप्ट रेवेन्यू क्या है, तो इस साल के लिए है 31.3 लाख करोड़ रुपए, मतलब इस साल इतना आने की उम्मीद है। वहीं कैपिटल रिसिप्ट कितना होने वाला है इस साल, तो होने वाला है 16.9 करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है 37.1 लाख करोड़ रुपए। और वहीं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, तो 15 करोड़ रुपए। और यह बजट का यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार इसे ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इतना करोड़ उतना करोड़, तो आपको हो सकता है नंबर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। तो एक दो बार इसे देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने वाला है जिसमें इकोनॉमिक्स की अहम भूमिका रहती है, और बजट तो और भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इसे जितना 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से पूरा बजट समझ में आ जाएगा और आप बजट में अपने आप को बहुत ईजी महसूस करेंगे जब भी बजट का क्वेश्चन आप डील करने वाले होंगे। तो बस यहीं तक रखते हैं और यह ख़त्म हो गया। मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।